अगला टर्म्स है हमारे पास नॉर्मलता यानी कि नॉर्मलिटी। जैसे आपने मोलरिटी और मोलिलिटी में पढ़ा है कि हम 1 लीटर सॉल्यूशन में या 1 किलोग्राम सॉल्यूशन में सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स देखते हैं, यानी कि विलय के मोलों की संख्या देखते हैं। लेकिन यहाँ पर 1 लीटर सॉल्यूशन में आपको विलय के ग्राम तुल्यांकों को देखना है, यानी कि ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ मोलों की संख्या हम नहीं देखेंगे, ग्राम इक्विवेलेंट देखेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन पहले डेफिनेशन देख लीजिए। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, अब यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स के प्लेस पर आ जाएगा ग्राम इक्विवेलेंट, बाकी पूरा डेफिनेशन एज इट इज रहेगा। द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। सपोज ए एक सॉल्वेंट है और बी एक सॉल्यूट है, तो नॉर्मलता या नॉर्मलिटी का जो हमारा फॉर्मूला है वो बनेगा, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं इसको, इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, यानी कि बी का गिवन वेट, सॉल्यूट का गिवन वेट, विलय का दिया गया भार, अपॉन विलय का ग्राम तुल्यांकी भार, ग्राम इक्विवेलेंट वेट, GEW, ग्राम इक्विवेलेंट वेट किसका, विलय का, इनटू विलियन का आयतन, वॉल्यूम रखना है आपको लेकिन काय में, लीटर में। अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया होता है तो आपको ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हमारा फॉर्मूला हो जाएगा N इज इक्वल्स टू WV, यानी कि सॉल्यूट का गिवन वेट दिया गया भार इंटू 1000 अपॉन सॉल्यूट का ग्राम इक्विवेलेंट वेट इंटू वॉल्यूम इन ml, मिलीलीटर में आयतन। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है वो समझ लीजिए। ग्राम इक्विवेलेंट निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। सबसे पहले आप सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास रखिए और अपॉन में आपको रखना है नंबर ऑफ H+ आयन, या फिर नंबर ऑफ OH- आयन, या फिर नंबर ऑफ चार्ज। अब ये तीनों अलग अलग चीज क्यों हैं? आपने सबने एसिड बेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी। अगर आपका सॉल्यूट एसिड है तो एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं। अगर आपका सॉल्यूट बेस होते हैं, बेस होता है अगर सॉल्यूट, तो बेस क्या होते हैं, जो कि OH- आयन देते हैं। अगर आपका सॉल्यूट एसिड है, मान लीजिए HCl है, तो HCl का ग्राम तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे? जब आप HCl को ब्रेक करते हैं तो आप देखते हैं कि HCl ने केवल कितने H+ आयन दिए हैं, केवल 1। और एसिड क्या होते हैं, जो H+ आयन देते हैं। कुछ एसिड 1 H+ आयन देते हैं, कुछ एसिड 2 H+ आयन देते हैं। तो आपको ये करना है कि सबसे पहले इसका मॉलिक्यूलर मास देखना है। मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं आपको पता है, हाइड्रोजन का मास होता है 1 और क्लोरीन का मास होता है 34। मॉलिक्यूलर मास आपको पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर के बाद मिल जाएगा और इनको आप प्लस कर लेंगे, हाइड्रोजन के मास को और क्लोरीन के मास को, तो आपका हो जाएगा टोटल मॉलिक्यूलर मास 35। टोटल मॉलिक्यूलर मास में से उस एसिड ने कितने H+ आयन दिए हैं उनका आप डिवाइडेशन कर देंगे। जैसे मान लीजिए HCl ने केवल एक H+ आयन दिया है, तो आपने HCl का मॉलिक्यूलर मास रखा 35 और 1 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि इस एसिड ने कितने H+ कितने प्रोटॉन दिए हैं, केवल 1, और इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 35। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब आप H2SO4 देखेंगे, H2SO4 भी एक एसिड है और वो कितने प्रोटॉन देता है, 2 प्रोटॉन। आप इसको ब्रेक कीजिए H2SO4 को, तो कैसे होगा, 2H+ प्लस SO4 2-, कितने प्रोटॉन दिए, कितने H+ आयन दिए हैं, 2। तो सबसे पहले H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास देखिए क्या होगा। हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 1 होता है, लेकिन हाइड्रोजन हमारे पास है कितने, 2, तो 2 × 1, प्लस सल्फर का मास होता है 32, प्लस ऑक्सीजन का मास होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन है 4, तो 4 × 16।
आप इनको प्लस करेंगे तो 98 आएगा। अब 98 में से नंबर ऑफ H प्लस आयन को डिवाइड करना है, तो 98 अपॉन 2, क्योंकि इस एसिड ने कितने H प्लस आयन दिए हैं 2, आप इसे डिवाइड करेंगे तो H2SO4 का ग्राम इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा 49। अब आप किसी बेस को ले लीजिए, मान लीजिए आपका सॉल्यूट कोई बेस है, सपोज NaOH, तो NaOH को ब्रेक करेंगे तो Na प्लस और OH, बेस क्या होते हैं जो OH माइनस आयन देते हैं, और इस बेस ने कितने OH माइनस आयन दिया है, केवल एक। तो सबसे पहले आप NaOH का मोलिकुलर मास देखेंगे। Na यानी कि सोडियम, सोडियम का मास होता है 23, O ऑक्सीजन का मास होता है 16, और H का मास होता है 1। आप तीनों को प्लस कर दीजिए, आएगा आपका 40। और 40 में आपको किसका डिवाइडेशन करना है, 1 का, तो 1 से इसको डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि इस बेस ने केवल एक OH माइनस आयन दिया है। उसी तरह NH4OH भी एक बेस है और वो भी केवल एक OH माइनस आयन देता है। तो NH4OH का आपको मास निकालना है। N यानी कि नाइट्रोजन का मास होता है 14, H कितने हैं, 4 यहाँ है और एक यहाँ पर है, टोटल 5H है, तो 5 इंटू 1 होता है हाइड्रोजन का मास, प्लस एक ऑक्सीजन है तो 16, टोटल मास हो गया 35। 35 में आपको किससे डिवाइड करना है, 1 से, क्योंकि इसने केवल एक OH माइनस आयन दिया है। इसी तरह अगर हमारे पास एसिड भी ना हो, बेस भी ना हो, कोई सॉल्ट हो, सॉल्ट प्लस और माइनस जो होता है, सॉल्ट को ब्रेक करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज में ब्रेक होता है। जैसे NaCl को आपने ब्रेक किया Na प्लस Cl माइनस, NH4Cl को आपने ब्रेक किया तो NH4 प्लस Cl माइनस। तो सॉल्ट में आप कैसे इक्विवेलेंट मास निकालेंगे, ये देख लीजिए। सबसे पहले मॉलिक्यूलर मास देखिए, NaCl का, सोडियम का होता है 23 और Cl का होता है 35, आप दोनों को प्लस करेंगे तो 58 आएगा। सॉल्ट में आपको ये देखना है कि मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करना है, चार्ज से डिवाइड करना है। हमारे पास चार्ज कितना है, चार्ज आप कोई सा भी ले सकते हैं, पॉजिटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव भी ले सकते हैं। कितना चार्ज है, 1 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव है। आपको सिर्फ एक पॉजिटिव चार्ज का नंबर रखना है या फिर नेगेटिव चार्ज का नंबर रखना है, क्योंकि हमारे पास तो पॉजिटिव भी 1 है और नेगेटिव भी 1। आप पूरे मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड कर देंगे, 1 से। मान लीजिए अगर यहाँ पर 2 होता है, 2 प्लस, तो आप सॉल्ट में मॉलिक्यूलर मास को नंबर ऑफ चार्ज से डिवाइड करेंगे। ये तो 1 था, लेकिन अगर आपके पास ऐसा एग्जाम्पल आ जाए, मान लीजिए FeCl3 को जब आप ब्रेक करते हैं तो Fe3 प्लस होगा और 3Cl माइनस होगा। प्लस और माइनस तीनों का नंबर सेम है, पॉजिटिव चार्ज भी 3 है और नेगेटिव चार्ज भी 3 है। तो आप पूरे FeCl3 के मॉलिक्यूलर मास को किससे डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, 3 से डिवाइड करते, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ चार्ज कितने हैं, 3। तो हम एसिड में H प्लस आयन के नंबर से डिवाइड करेंगे, बेस में OH माइनस आयन के नंबर से डिवाइड करेंगे, और सॉल्ट में नंबर ऑफ चार्ज से डिवाइड करेंगे। और नंबर ऑफ चार्ज आपको किसी एक का लेना है, या तो पॉजिटिव या नेगेटिव, आपको दोनों ही सेम मिलेगा। एक एग्जांपल नॉर्मली